क्वेश्चन नंबर 20 an analysis of the PL account. क्वेश्चन नंबर 20 देखें. An analysis of the PL account and the balance sheet of Mr. X as on 31st of March 2014 reveals the following expenses which were due, were though debited to the PL account but have been paid after 31st of March 2014. तुम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 43B एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर, आया ना? एक बार हम उस सेक्शन को फिर से रिकैप कर देते हैं, जरा असाइनमेंट जो मैंने दिया था थ्योरी का उस पे सेक्शन 43B पेज नंबर 17 पर है, पेज नंबर 17. Any sum payable by the SSC by way of कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी, और मैंने लिखवाया था ब्रैकेट में यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट ऑन लोन, आया ना? shall not be allowed as a deduction unless the payments are actually made within the due date for filing the return of income under section 139(1), and if any payment is made on or after the due date of filing of return of income, then the expenses made will be allowed in that previous year in which it actually paid. That's it. यही तो मैंने निकला, पक्की बात है. अब बात करते हैं हम लोग वापस जो हम लोग का ये दिया हुआ है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 22. केवल और केवल सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, बोनस टू स्टाफ और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल्स है. इसने कहा है सेल्स टैक्स 50,000 पेमेंट है. कितनी? और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम नहीं दिया हुआ है, बोले ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम दिया है या नहीं? पहला पॉइंट दिया है सेल्स टैक्स, कितना है? 50,000. 20,000 पेड है 14 जुलाई 2014 को, 20,000 का पेमेंट है, और 1 अक्टूबर 2014 को 30,000 का पेमेंट है. हम लोग केवल एक ही चीज जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के पहले पेमेंट हो जाता है, वर्ड देखो क्या लिखा है, विद इन द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, विद इन द ड्यू डेट, आ रहा है ना? तो अगर हम लोग ड्यू डेट्स की दो डेट्स जानते हैं, कौन कौन सी? 31 जुलाई एंड 30 सितंबर. हम यहाँ क्या मानकर चले, 31 जुलाई या 30 सितंबर? 31 जुलाई ले लीजिए करते हैं. अगर 31 जुलाई डेट ऑफ ROI 31 जुलाई 2014, आया ना? अगर हमने 31 जुलाई के अंदर पेमेंट कर दिया है तो मान लिया जाएगा सेम प्रीवियस ईयर में पेमेंट हुआ है. 31 मार्च का पेमेंट 31 मार्च को ही हो जाना था लेकिन नहीं हुआ. 14 जुलाई को पेमेंट हो पाया लेकिन 31 ऑफ जुलाई के अंदर हो गया डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो उसी प्रीवियस ईयर में छूट मिल जाएगी जिस प्रीवियस ईयर का ये खर्चा है. ये जो एक्सपेंसेस है किस प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है? 13-14. किस प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है? तो हमारा ये एक्सपेंसेस भी अलाउड हो जाएगा 13-14, आया ना? ये डिडक्शन मिल जाएगी 20,000 की 13-14 में. खर्चा तो बिलोंग करता है 13-14 और उसकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है लास्ट डेट 31 जुलाई, जबकि हमने ये पेमेंट कब किया है? 1 अक्टूबर को, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद किया है. तो इस साल छूट नहीं मिलेगी, अगले साल इसकी छूट मिलेगी 14-15. तो आप आंसर लिख लेंगे 13-14 एंड 14-15. आंसर जरूर नोट कर लेंगे. लास्ट लाइन केवल जोड़ देंगे आंसर ऊपर क्वेश्चन के बगल में.
दूसरा पॉइंट बताया गया है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी के लिए जरा देखें, कुल मिलाकर कितना पेमेंट है एक्साइज ड्यूटी का? 1,20,000। हाँ या ना? एक्साइज ड्यूटी का कितना है टोटल पेमेंट? 1,20,000, जिसमें से 14 जुलाई 14 का 40,000 का पेमेंट है, 1 अक्टूबर 2014 एंड 1 नवंबर 2014 तीन किस्तों में मैंने पेमेंट किया है 40,000, 40,000 और 40,000। अगर ड्यू डेट के अंदर कर दिया है तो 13-14 में इसकी डिडक्शन मिलेगी। हाँ या ना? पक्की बात है? तो उसकी डेट वही रहेगी प्रीवियस ईयर, लेकिन जुलाई के बाद किया है तो 14-15 जिस प्रीवियस ईयर में इसका पेमेंट हुआ है। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नोट कर ले इसको भी। अब थर्ड पॉइंट पूछ रहा है क्वेश्चन में, बोनस टू स्टाफ 60,000 है। बोनस टू स्टाफ कितना है? 60,000, और ये बिलोंग करता है 13-14। हाँ या ना? लिखा है पेमेंट जो गया है 10 जुलाई है और दूसरा है 15 दिसंबर 2014। 58,000 है एंड 2,000 है। हाँ या ना? तो ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर ही हो जा रहा है, तो इसकी डिडक्शन मिलेगी 13-14 और इसकी डिडक्शन मिलेगी 14-15। क्यों भाई? प्रीवियस ईयर। नोट कर लें इसको भी। बोनस टू स्टाफ के बाद है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। टोटल कितना रुपया है? 55,000। क्यों? और ये बिलोंग करता है 13-14 से। कितना कितना रुपया है? 25,000, 10,000 और 20,000। पेमेंट किस डेट को हो रही है? 15 जुलाई 2014, 31 जुलाई 2014 और 15 जनवरी 2015। ठीक है? 15 जनवरी 2015 ये पेमेंट हुआ है। जरा बताएं 15 जुलाई डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है? 31 जुलाई। तो इसका मतलब विदिन ड्यू डेट है, तो 13-14 की डिडक्शन 13-14 में ही मिल जाएगी। ये भी हमारा विदिन ड्यू डेट है, तो 13-14 में ही छूट मिल जाएगी। लेकिन हमारा ये ड्यू डेट के बाद है तो 14-15। नोट कर लें इसको। That was your question number 20. हाँ बोले। Within a due date के अंदर। हाँ, हम 31 जुलाई को रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं 10,000 पेमेंट करने के बाद। लेकिन अगर मैंने पेमेंट बाद में किया, पहले रिटर्न दाखिल कर ली, तब रिडक्शन तो आपको क्लेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिटर्न दाखिल करने पर आपको उसका प्रूफ लगाना पड़ता है। ठीक है ना? हम ये मान लिए कि पहले मैंने पेमेंट किया, बाद में मैंने रिटर्न दाखिल की। नोट करें। हटा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिए। AB एंड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म, देखिए इधर
कौन सी फर्म है? engaged in the manufacturing business has a total turnover. टर्नओवर कितना है? From such business the partnership bid provides the payment of salary to each partner A and B. A partner है, partner A and partner B. 10,000 पर मंथ सैलरी जानी है, क्यों भाई? दोनों को. The firm uses machinery for the purpose of business and the WDV of the machinery. WDV of machine किस तारीख को? 1 अप्रैल 2013 को बता रहा है 2 लाख रुपए की मशीन है हमारे पास. The machinery is eligible to depreciation as at the rate of 15%. Compute the profit from the business if the firm opts for the scheme under section 44A(d). That's it. This is your question. हमें जरा सेक्शन, मैंने तुम लोग को डीमिंग सेक्शंस बताए थे, सेक्शन 44A(d) एंड सेक्शन 44A(e) याद आया होगा? इस सेक्शन में बताया था एनी आर्टिकल और मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इनको छोड़कर जो कोई भी एसएससीज बचेंगे, पर्संस बचेंगे, स्मॉल बिजनेसमैन बचेंगे, वो यहाँ आएंगे. हाँ या ना? उनको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी. अब की बात है, यहाँ मैंने क्या बताया था? 100. क्या बात कर रहे हैं? यहाँ मैंने बताया था अप्लाइंग और हायरिंग ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटेड एजेंसी, और जिसके पास 10 व्हीकल हो, ज्यादा से ज्यादा, 10 से अधिक ना हो. याद आया होगा? और 2 पार्ट में बांटा था व्हीकल्स को, लाइट व्हीकल्स एंड हैवी व्हीकल्स. लाइट व्हीकल्स के केस में 4500 पर मंथ एंड हैवी व्हीकल्स के केस में 5000 पर मंथ. फिलहाल हम इसकी बात कर ही नहीं रहे यहाँ पर. ये किसके सेक्शन की बात कर रहा है? हाँ या ना? पक्की बात है. जरा सेक्शंस पर फिर से एक बार नजर डालते हैं. 44A(d) पेज नंबर 19 है ना? लिखा हुआ इन केस ऑफ एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर अ फर्म अदर देन एलएलपी कैरिंग ऑन एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ अप्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग. ये तो 44A(e) है, तो इसको छोड़ करके carriages referred in section 44A(e) and whose gross total income from such business doesn't exceed gross receipts from such business doesn't exceed rupees 100 lakhs. 100 लाख से अधिक का टर्नओवर ना हो. कितने का? 100 लाख से अधिक का टर्नओवर ना हो. तो यहाँ पर कितना टर्नओवर है? तो इसका मतलब 100 से कम है, यानी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा. अप्लाइंग वाला होता तो हम 44A(e) में जाते, हायरिंग वाला होता तो 44A(e) में जाते, व्हीकल वाला केस होता तो 44A(e) में जाते, लेकिन यहाँ पर हम 44A(d) यूज करेंगे. और लिखा हुआ है सम इक्वल टू 8% ऑफ द ग्रॉस रिसीट और डिक्लेयर्ड इनकम व्हिचएवर इज हायर, हाँ या ना, शुड बी डिस्क्लोज इन द रिटर्न ऑफ इनकम. इधर देखें, कहा गया जितना भी टर्नओवर होता है अगर उसका 8% हम डिक्लेयर कर ले कम से कम, तो हमें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मान लिया जाएगा कि 30 से 38 तक के सारे डिडक्शन आपको दे दिए गए हैं, जिसमें डेप्रिसिएशन अपने आप शामिल हो जाता है 32. तो ये मान लिया जाता है 30 से 38 तक के सारे डिडक्शन मिल गए, लेकिन एक डिडक्शन नहीं मिला, 40 स्मॉल बी, रिमनरेशन टू पार्टनर्स. याद आया होगा? जो बुक प्रॉफिट पर कैलकुलेट होता है. बोलो. Section 44A(d) is a presumptive section which requires from you to calculate the income of those assessees. Either it's a case of individual, HUF, partnership, including या excluding LLP. अंडरलाइन कर ले उसको, excluding LLP. देखो कंपनी भी यहाँ एक्सक्लूड है. कंपनी कहीं भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और वो पार्टनरशिप जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी हो उसको भी क्या करो? अलग कर दो. तो यहाँ पर केवल अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले आए हैं.
इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड फर्म। तो कहा गया कि अगर कोई ऐसा एसएससी है जिसकी टर्नओवर 100 लाख से अधिक नहीं है, यानी जो कंपलसरी टैक्स ऑडिट में नहीं जाएंगे, और अगर वो टैक्स ऑडिट नहीं कराना चाहते हैं तो कम से कम 8% अपना अमाउंट इनकम का डिक्लेयर कर दें अपने टोटल टर्नओवर पे। तो 59 लाख का 8% अगर ये डिक्लेरेशन दे देते हैं अपनी इनकम, कितना आता है? 4,72,000। तो इनको ना टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत है, बोलो पक्की बात है ना बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी मेंटेन करने की जरूरत है। इनके साथ एक ही रेस्ट्रिक्शन है कि ये कम से कम 8% इनकम को डिक्लेयर करें। 9 कर दे अच्छी बात है, 10 कर दे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 से अगर कम करेंगे तो टैक्स ऑडिट करवाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखो, दैट्स इट। अगर ये 472 दे देते हैं तो मान लिया जाता है कि इनको 30 से 38 तक की सारी डिडक्शंस क्या हो गई, दी जा चुकी हैं। लेकिन हाँ, सेक्शन 40B जो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स को अलाउ करता है वो डिडक्शन नहीं दी गई है, क्योंकि 30 से 38 नहीं। वो कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 40B। तो वो डिडक्शन किस सेक्शन में मिलती है? 40B में मिलती है। क्लियर है? जरा ढंग से देखें। अब हमको रिम्यूनरेशन देना है 10,000 पर मंथ एक पार्टनर का, तो 2 पार्टनर का 20,000 और सालाना 2,40,000। जबकि इस रिम्यूनरेशन की अलाउएबिलिटी और डिसअलाउएबिलिटी वेरी मच डिपेंड अपॉन द बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म। याद हुआ कि जो हम लोग सेक्शन 40B में डिडक्शन देते हैं, यानी डिडक्शन देना बाकी है, 40B में जो डिडक्शन देते हैं वो कैसे देते हैं, जरा देखिए ढंग से। निकाल ले 40B और देख ले, यहां लिखा था मैंने बुक प्रॉफिट और यहां लिखा था परसेंटेज ऑफ रिम्यूनरेशन। हाँ है ना? फर्स्ट 3 लाख, क्यों? पहले 3 लाख पर जो हमारा रिम्यूनरेशन जाता है दैट इज योर 1,50,000 और 60% 90% whichever is higher, और रेस्ट जो बुक प्रॉफिट होता है 60%। बात खत्म। हमें सबसे पहले तो बुक प्रॉफिट बता दो सर जी। बुक प्रॉफिट को मैंने बताया था, बुक प्रॉफिट का मतलब पीजीबीपी के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड इनकम, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड इनकम जिसमें से रिम्यूनरेशन न घटा हो और इंटरेस्ट पार्टनर का 12% घटा हो, बस ना। तो बुक प्रॉफिट का मतलब बताया था प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी कितना, 8% ऑफ 59 लाख लेस इंटरेस्ट एज एट द रेट ऑफ 12% टू पार्टनर्स। कुछ नहीं दिया है, बोलो निल। कितना आ गया बुक प्रॉफिट? 4,72,000। इंटरेस्ट दिया हुआ है, देख ले एक बार क्वेश्चन दिया है क्या? कुछ नहीं दिया। देखिए इधर कितना आ जाएगा रिम्यूनरेशन अलाउड। हमने तो 2,40,000 दे दिया है। कितना दे दिया है? 10,000 पर मंथ, एक पर पूरे साल भर का 1,20,000, तो 2 पार्टनर का 2,40,000। जबकि मैक्सिमम परमिसिबिलिटी कितनी होगी? 472 में 3 लाख अलग कर लो तो 2,70,000। बोलो बाकी कितना बचा? 172। कितना बचा? 1 लाख हो गया ना पूरा। इस 1,72,000 का 60% कितना हो जाएगा? 1,02,000 हो जाएगा। 1,03,200। यानी टोटल इनको रिम्यूनरेशन, अलाउएबल रिम्यूनरेशन कितना था? 3,73,200। आया ना? एक्चुअल रिम्यूनरेशन कितना है दोनों को मिला करके? 2,40,000।
तो क्या अलाउड होगा? तो अलाउड रिमनरेशन, ये है मैक्सिमम अलाउडेबल, तो ये हो जाएगा अलाउड रिमनरेशन कितना हो जाएगा? 2,40,000। जैस बात है, जो आपने दिया वो ठीक ही दिया है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता था, लेकिन आपने तो इससे कम ही दिया है। हाँ या ना? तो अब देखते हैं इधर प्रॉफिट अंडर द हेड पीजीबीपी। क्यों भाई? तो इधर लिखें टर्नओवर, कितना है टर्नओवर? 59 है। 8% ऑफ टर्नओवर अंडर सेक्शन 44 AD 4,72,000 माइनस remuneration to partners अंडर सेक्शन 40B कितना अलाउड करोगे? 2,40,000। कितना बचा? 2,38,000। 32,000। ये है पीजीबीपी। अब समझ में आई बात? नोट कर, ये मान लिया जाएगा कि ये जो 4,72,000 है आपको 30 से 38 तक की सारी डिडक्शन मिल गई। अब आप इस पर नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई करके अपनी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म पर नॉर्मल टैक्स रेट सीधे सीधे फ्लैट है 30%। घटा रहे हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप बोला है कि अगर ये रिमनरेशन 10,000 पर मंथ ना हो करके अगर ये 20,000 पर मंथ होता तो आपका आंसर क्या होता? पार्ट नंबर बी। तो मैक्सिमम परमिसिबिलिटी तो 373,200 है, लेकिन हम जो दोनों पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं वो 4,80,000 है सालाना, तो कितना अलाउड करोगे? 373,200 आया ना? यानी 4,72,000 में से आप मैक्सिमम परमिसिबल है 373,200, 98,800 कितना है? ये आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत आई? ये आंसर नंबर बी।
थोड़ा सा जल्दी करेंगे यहाँ पर, पूरा नोट करेंगे। 3 लाख आपने निकाला है 90%। हाँ 472 से लिया गया है। बिल्कुल सही है। हम लोग को प्रॉफिट को बेस लेकर के रिमैंडेशन कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। चलिए, X owns the following commercial vehicles। याद आया होगा वेहिकल से 44AE, याद आया। X owns the following commercial vehicles, two light vehicle, दो लाइट व्हीकल्स। या तो हम लोग एक काम करते, सुनिए इधर, हम लोग व्हीकल को या तो लाइट व्हीकल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
या तो व्हीकल्स लाइट होंगी या तो मीडियम का कोई चक्कर है क्या? बोलो ना। अगर कोई मीडियम होगी तो कहाँ ले जाओगे, लाइट में या हैवी में? लाइट में कैसे ले जाओगे? लाइट में तो लाइट ही आएगी, उसको किस में ले जाओगे? हैवी में। क्या बात कर रहे हो? ठीक है ना? दो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स, वन फॉर 9 months and 2 days, दो व्हीकल हैं जिसमें से एक व्हीकल जो है वो 9 महीना प्लस 2 दिन यूज हो रही है और दूसरी वाली जो व्हीकल है वो पूरे 12 महीना। बोलो, पक्की बात है? क्लियर है? तो यानी हम लोग जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या तो लाइट के बेसिस पर करेंगे या तो हैवी। लाइट 2 ट्रक्स, इनकम कितनी लेकर चलते हो? एक महीने का 4500। कितने महीनों का लोगे? पार्ट ऑफ द मंथ वुड बी कंसीडर्ड एज फुल मंथ। 9 महीना एक दिन हो या 2 दिन हो, कितने महीने माने जाएंगे? 12 महीने। पूछो क्यों? ये पुरानी ट्रक है। कहां लिखा है नई ट्रक है? अगर नई ट्रक होती तो शायद हम यहां 10 महीना लेते। अरे ये डीमिंग सेक्शन है ही ऑलरेडी, आप चाहे ट्रक चलाओ या ना चलाओ एक दिन भी, बोलो। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो एक नई चीज निकल करके आएगी। अगर एक नॉर्मल सेंस में पढ़ते तो हम ये मान लेते ये पुरानी ट्रक है और हम 12 महीने का कैलकुलेशन करते। लेकिन जरा वर्ड यूज करो, लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड जो लिखा है एक्स ओन्स, अंडरलाइन कर लो, सर्किल बना लो, जो करना हो करो, हाईलाइट कर लो, सारा आंसर इसी पर ही दारोमदार है। यानी एक्स ओन करता है एक ट्रक को 9 महीना 2 दिन, यानी ये नई ट्रक। अब बात समझ में आई? तो इस पर हम कैलकुलेशन करेंगे कितने महीने का? 4500 के हिसाब से, और ये 12 महीने की 12 महीना यूज हो गई 4.5 के हिसाब से। यहाँ टोटल कैलकुलेशन करके रखेंगे हम लोग बाद में, अभी नहीं, पहले इधर देखिए। क्लियर हुआ? अगर ये ओन वर्ड नहीं लिखा रहता, X has the following vehicle, ऐसे लिखा रहता, और लिखा रहता 2 light vehicles, और उसके आगे लिखा रहता 1 use for 9 months 2 days and the second for 12 months, तो हम दोनों पर 12 महीना यूज करते हैं। अब बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर हमको क्वेश्चन से एक ओनरशिप का क्लू मिल जाता है तो मेरे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। 2 फिर बोल रहा है हैवी गुड्स व्हीकल, जिसमें से जो पहली गाड़ी है वो मेरे पास ओनरशिप पे 6 महीना 25 दिन थी, तो कितना ले लें? 7 मंथ। कितने रुपए के हिसाब से? और सेकंड 11 महीना, कितने महीने का आ जाएगा? यानी ये ट्रक ही पहला साल है इन ट्रकों का, ये मान लो। तीसरा बताया मीडियम, तो मीडियम का कोई लोचा नहीं है यहाँ पर। छह महीने के लिए बोलो, पक्का ना? आंसर आ गया। 45,000, 54,000, 35,000, 60,000, 30,000 and 45,000. $269. हाँ बोलिए। अगर 9 महीना एक दिन दिया होगा तो भी 10 महीना लेगी। हाँ जी, 9 महीना 1 घंटा दिया हो तो भी 10 महीना लेगी। अब 1 मिनट ना पूछो।
यही प्रॉब्लम है सीए करने वाले वो पाई हिसाब और उसी हिसाब में एग्जाम 15 मिनट छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता तो हटा रहे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। Mr. Index Kumar Vasudev furnishes the following manufacturing PL account for the year ended on 31st of March 2014. Buy sales and buy stock. To stock purchases, manufacturing wages, factory rent rates and taxes, depreciation on plant and machinery and building GT. Gross profit carried down. Rent of staff quarters, refund of income tax penalty, sale of a machinery, recovery of bad debts not allowed to be deducted in earlier years, sundry receipts of business, office salary, establishment expenses, interest on capital, fire insurance, bad debts, income tax, expenses on sales tax proceedings, expenses of income tax proceedings, Diwali expenses, legal expenses, medical expenses of the proprietor, underline कर ले proprietor, staff welfare expenses, repair of staff quarters, bonus payable to employees, payable को underline कर ले, provision for tax, municipal taxes for staff quarters, general reserves, entertainment expenses, and net profit. You are required to compute the taxable profit from business after taking the following points into consideration. Purchase include a petty expense. A petty purchase of 21,000 payment was made by a crossed check. आया? SSE has always valued the stock at cost price. यहाँ लिखते फर्स्ट में purchases include a petty purchase of rupees 21,000. Its payment was not made by a cross check. Not made by, यानी कि यहाँ पर कैश से पेमेंट हो रहा है, ब्रैकेट में आगे लिखते हैं इट मींस कैश, कैश का पेमेंट हो रहा है, क्लियर है? चलिए, SSE has always valued the stock at cost, but on 31st of March 2014, यानी क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, केवल क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है 31st मार्च 2014, हाँ या ना? क्लोजिंग स्टॉक हैज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस which is in excess of the 10% above the cost price. Cost price पे प्लस है 10% मार्केट प्राइस, और हमने जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाया है 226,600 वो मार्केट प्राइस पर दिखाया है, गलत है ना? Office salaries paid includes 10,400 to the proprietor of the business. हमने एक्सपेंसेस में सैलरी में दिखा दिया है अपने को सैलरी देते हुए प्रोप्राइटर को, गलत है ना? दिवाली एक्सपेंसेस 1000 दिया गया है गिफ्ट, अगर यही स्टाफ वगैरह को क्लाइंट वगैरह को दिया गया होता तो अलाउड होता, लेकिन यहाँ मैंने रिलेटिव को दे दिया है, अंडरलाइन कर ले रिलेटिव नॉट अलाउड, अंडरलाइन कर ले रिलेटिव वर्ड और ब्रैकेट में लिख दे नॉट अलाउड, क्लियर है? The WDV of the block consisting of machinery 59,000, one machine whose WDV was 5,000 and sold at rupees 25,000, ठीक है?
The written down value of the block consisting of factory building इतना sales tax and excise duty amounting to 20,000 were paid on or before 25th of June. जो ऊपर हमको PL अकाउंट में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है ना, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी 25,000 दिया हुआ है ना ऊपर PL अकाउंट में, कर उसका पेमेंट हमने कर दिया 20,000 का 25 जून को, यानी रिटर्न दाखिल करने के पहले रिटर्न दाखिल करने की डेट 31 जुलाई है, यही मानकर चलेंगे अगर कुछ न दिया हो तो। दैट्स इट, दैट वाज योर क्वेश्चन, यही तो है। अब जरा तुम लोग सॉल्यूशन देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 था, computation of income under the head PGBP। प्रीवियस ईयर है आपका 13-14 और असेसमेंट ईयर है 14-15। क्यों भाई? प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना दिया हुआ है? 1,10,400 1,10,400 दिया है। और जरा एक एक एडजस्टमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो चीज बिल्कुल हटनी चाहिए हटा ही दो। बाय सेल्स बाय स्टॉक ठीक है, परचेज मैन्युफैक्चरिंग वेजेस फैक्ट्री रेंट डेप्रिसिएशन सब ठीक मान करके चलते हैं, आगे चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर ठीक है, रेंट ऑफ बिल्डिंग नहीं है, रेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर। अगर रेंट ऑफ बिल्डिंग होता तो हम इसको हाउस प्रॉपर्टी में ले जाते। चलो, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेनाल्टी। जब इनकम टैक्स हम देते हैं तो छूट तो मिलती नहीं, जब इनकम टैक्स पेनाल्टी देते हैं तो छूट तो देते नहीं, जब इनकम टैक्स इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो छूट देते नहीं। तो जब छूट मिली ही नहीं और आपको पैसा वापस हो रहा है तो आप टैक्स ले लोगे? नहीं, हटा दें इसको। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स पेनाल्टी लेस। बोलो भाई, ये तो मेरा पर्सनल इनकम है ना। जिस तरह इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा होता है, पर्सन पर चार्ज किया जाता है, जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है वही पर चार्ज करता है। मेरा पर्सनल, इसकी तो कोई छूट मिलती नहीं। जब छूट मिलती नहीं तो इसका रिफंड क्यों टैक्स लगाओगे? कितना है? माइनस कर दे। सेल ऑफ अ मशीनरी, भैया सेल ऑफ मशीनरी को यहां क्यों लिख रहे हैं? मशीनरी जब भी सेल होगी, डेप्रिशिएबल एसेट सेल होने पर अगर कोई प्रॉफिट अराइज होता भी है तो वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। उसका पीजीबीपी से क्या लेना देना? पक्की बात है? हाँ या ना? मशीनरी के सेल होने पर जो भी प्रॉफिट अराइज होगा, अगर होगा भी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा एंड इट हैज नो एनी कंसर्न विद द पीजीबीपी चैप्टर। पक्की बात है? मशीन जब सेल करेंगे तो दो केसेस में हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट जीरो हो जाता है, सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। और जब ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट होता है तो ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। याद आया? याद आया? ब्लॉक ऑफ एसेट हमारा दो केसेस में सीज टू एग्जिस्ट होता है जो कि सेक्शन 50 में बताया गया है। पहला केस है जब या तो ब्लॉक की सारी एसेट्स बेच दो, अब चाहे 1 रुपए में चाहे 10 करोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी एसेट्स बिक गई। दूसरा केस कि कोई एक या उससे अधिक एसेट्स बिक गई, अभी भी ब्लॉक में एसेट्स बची हुई है लेकिन जो एसेट बेची गई है उस वैल्यू से अधिक पर बेच दी गई है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। There are only two conditions when a short term capital gain arises and a block of assets cease to exist. Clear? तो अब जरा हमको ये देखना पड़ेगा क्या हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट cease to exist हुआ। नीचे डिटेल दिया हुआ है WDV ऑफ क्या? ब्लॉक। WDV ऑफ मशीनरी ब्लॉक। जरा देखते हैं ओपनिंग WDV कितना था? 59,000 था ना। वन मशीन was sold, अब इसमें कई मशीनें होंगी, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आया ना? याद आया? सेंटेंस याद आया? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कुछ नहीं है, लेकिन मनी पेबल है, इसमें से कोई एसेट बेची गई है। 5,000 की एसेट कितने में बेची गई है?
हमें क्या मतलब कि 5000 की थी या 8000 की थी, जितने में बेची जाती है वो रिड्यूस कर देते हैं, जो बचता है वो मेरा क्या बचता है, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। हाँ है ना, कितना आया 34,000। अब इस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि नहीं करते? क्या डेप्रिसिएशन का रेट लिखा हुआ है कहीं पर? नहीं लिखा हुआ है। तो नॉर्मली हम लोग मशीनरी पर डेप्रिसिएशन 15% का चार्ज करते हैं। कितना मान लेंगे, कितना आ जाएगा ये? तो क्लोजिंग WDV कितना बच गया 28,900। क्या यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। पहली चीज तो हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट अभी भी जिंदा है, लिखा है केवल एक मशीन बेची गई है 5000 की 25,000 पर, 5000 से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा यहाँ पर कोई पहली चीज तो कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ, और डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा 5100। जबकि डेप्रिसिएशन कितना लिखा हुआ है जरा ढंग से देखिए क्वेश्चन में, कहीं दिया हुआ है डेप्रिसिएशन? कहाँ दिया है? ऊपर। अच्छा, डेप्रिसिएशन और मशीन एंड बिल्डिंग मिला करके 15,000 है, तो मशीन का तो लोगों ने निकाल दिया। बिल्डिंग की बात करते हैं, WDV ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, क्यों? ओपनिंग WDV कितनी है, दिया है क्या कुछ? 90,000, नथिंग एल्स। ना तो कोई एसेट आई है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और ना तो कोई मनी पेबल है, ना तो कोई सेल हुई है। हाँ है ना, क्वेश्चन पढ़ने से भी पता चल गया था। तो हमारा WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस आ गया कितना? और तुम लोग जानते हो कि बिजनेस के लिए जो भी बिल्डिंग यूज की जाती है उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होता है? 10% होता है। हम नहीं मानेंगे कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा था 9,000। कितना आया 81,000। ये है क्लोजिंग WDV। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना अलाउ होगा? 9,000 और 5,000 14,100 आया ना। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? इसको हम लिख दे रहे हैं A और इसको हम लिख दे रहे हैं B। तो A प्लस B 14,100। इतना डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। और हमने डेप्रिसिएशन कितना अलाउ करके रखा है? क्यों भाई 900 की खुशी में ज्यादा डेप्रिसिएशन अलाउ की हो? हटाओ उसको। हाँ या ना, तो जब डेप्रिसिएशन हटाएंगे 900 रुपए का तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कोई खर्चा हटाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो प्लस डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड कितना 900। कैसे मालूम? 15,000 में से 14,100 लेस। आगे देखिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। दूसरी बात, जो लिखा हुआ है सेल ऑफ अ मशीनरी, अब उसको हटाना तो बनता है भाई। क्यों प्रॉफिट बढ़ा रहे हो? जो चीज जहां लिखनी नहीं चाहिए वहां लिखे क्यों हो? 25,000 रुपए आपने लिख दिया सेल ऑफ मशीनरी, तो क्या वो इनकम हो गई ना? हम लोग हटाएंगे तो लेस सेल ऑफ मशीनरी, हाउ मच? 25,000। तो अगर कोई इनकम हटाते हैं तो प्रॉफिट कम होता है ना। चलो आगे देखो, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड इन अर्लियर इयर्स। पिछले सालों में हमको डिडक्शन नहीं मिली थी। पिछले सालों में जब वो बैड डेट्स हुआ था तो हमने इनकम टैक्स ऑफिसर से बोला भाई बाप लेस कर दो, छूट दो इसकी। उसने नहीं माना, वो निष्ठुर था, जालिम था, उसने छूट नहीं दी। यानी उस पर टैक्स लग चुका है। जब ऑलरेडी टैक्स लग चुका है और वापस वो पैसा हमको मिल रहा है तो दोबारा टैक्स लगाओगे क्या? नहीं। क्यों लिखे हो यहाँ पर? तुम अपने ऊपर क्यों बुलाई मार रहे हो? हटाओ इसको इनकम में से। इस पर तो ऑलरेडी तुम क्या दे चुके हो? टैक्स दे चुके हो। माइनस बैड डेट्स रिकवरी। पक्की बात है ना? कितना दिया है? 6,000।
बताओ हम अगर इसका कैलकुलेशन नहीं करते कितना ये लोचे में आ जाता, बहुत ज्यादा टैक्स पे कर देता है कि नहीं। तो सीए और सीएस की जरूरत इसीलिए पड़ती भी है, खासकर सीएस लोगों की। जरा देखिए सैलरी रिसीट ऑफ बिजनेस, नथिंग इज गिवन, इट मींस दिस इज योर बिजनेस रिसीट। नाउ अबाउट योर एक्सपेंसेस, स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, फैक्ट्री रेंट रेट्स, डेप्रिसिएशन हमने ट्रीट कर लिया। ऑफिस सैलरी, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस बात का भैया खर्चा? जबरदस्ती आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाओगे? हटाओ खर्चे को और प्रॉफिट क्या करो? बढ़ाओ। खर्चे को हटाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा। कितने रुपए से? 3300। पक्की बात है ना? चलिए आगे। फायर इंश्योरेंस, बैड डेट्स, इनकम टैक्स, क्या करने के लिए इनकम टैक्स घटाया है? इनकम टैक्स तो पर्सनल नेचर का होता है। कितना है? 6000 में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स टैक्स प्रोसीडिंग अलाउड है, अंडरलाइन कर ले, एक्सपेंसेस ऑन इनकम टैक्स प्रोसीडिंग। क्या ये इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स अलाउ होता है, हाँ या ना? 2 मिनट रुक जाए उसके लिए। दिवाली एक्सपेंसेस ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर, पर्सनल खर्चे को लिखोगे। खाना खाएगा कल लिखेगा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर, घूमने जाएगा लिखेगा टूर्स एंड ट्रैवल्स एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर। भैया ये सब अलाउ नहीं होता, पर्सनल खर्चों को ड्राइंग में ले जाओ, यहां दिखाओ। तो खर्चे में से हटाओ और प्रॉफिट क्या करो? बढ़ाओ। कितना है मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर? कितने लोग? 3000। स्टाफ वेलफेयर ठीक है, रिपेयर ऑफ स्टाफ क्वार्टर ठीक है, बोनस पेबल टू एम्प्लॉय ठीक है, पेबल है, नीचे देखते हैं किस डेट का पेमेंट किया है, प्रोविजन फॉर टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी मान लेते हैं, सब ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस फॉर स्टाफ क्वार्टर, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, अरे रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करोगे और डिडक्शन ले लोगे। रिजर्व में किस तरह का ट्रांसफर होता है भाई? आप टैक्स दो, उसके बाद जहां ले जाओ तुम्हारी मर्जी, प्लस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना है? 26। एंटरटेनमेंट ठीक है। अब नीचे एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, खत्म करते हुए चलते हैं। परचेज इंक्लूड अ पेटी परचेज ऑफ 21000, पेमेंट वाज मेड बाय अ नॉन क्रॉस चेक, यानी कैश में पेमेंट किया गया है। डिस्काउंट कर दो, 20000 से ऊपर का पेमेंट अगर होता है तो पूरा पूरा क्या हो जाता है? डिसअलाउड होता है। पेमेंट मेड इन कैश एक्सेस ऑफ रुपीस 20,000, बोलो कितना रुपया है? पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। एसएससी हैज ऑलवेज वैल्यूड स्टॉक, तो ओपनिंग तो ठीक था लेकिन क्लोजिंग 10% से ज्यादा है, और अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को 10% से ज्यादा दिखा दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा है वो प्रॉफिट? हटाओ और प्रॉफिट को कम करो। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा? तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बता सकते हो कितना आएगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 110 into 10 करेंगे। कितना? 20,600। 20,600। जो 2,26,600 दिख रहा है उसको आप डिवाइडेड बाय 110 into 10 करेंगे, क्योंकि 110 वैल्यू पर दिखाया गया है। ऑफिस सैलरी पेड इंक्लूड 10,400 टू द प्रोप्राइटर। क्यों भाई? प्रोप्राइटर को अगर सैलरी दी गई है तो आपने उसको क्यों सैलरी में दिखाया है? हटाओ तो प्लस कर देंगे, खर्चों को खत्म करेंगे, सैलरी टू प्रोप्राइटर। कितना रुपया? 10,400। आगे देखिए। दिवाली एक्सपेंसेस रिलेटिव को भैया नहीं अलाउ होगा। अगर यही स्टाफ को होता, क्लाइंट को होता तो अलाउ होता। WDP हो गया, WDP हो गया। सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी अमाउंटेड टू ₹20,000 पेड ऑन और बिफोर 25 जून। इसका मतलब 31 जुलाई के पहले हमने सेल्स टैक्स का पेमेंट कर दिया। बचा कितना? 5,000। इसका मतलब 5,000 का पेमेंट नहीं हो पाया, प्लस सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी।
not paid till RY कितना 5000। एक और है बोनस पेबल टू एम्प्लॉयज, इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो मान लेंगे अलाउड नहीं है। बोनस को भी रिटर्न की डेट तक पेमेंट कर देना चाहिए। हाँ, तो प्लस बोनस टू एम्प्लॉयज 20,000। नोट करें तुरंत, इसको फिर बताएं आपको। कितना आ रहा है देख लीजिए। 1 पॉइंट छूटा हुआ है, आप नोट कर लें, उस पर डिस्कस करें। हाँ, नोट कर लें। एक पॉइंट स्किप्ड है, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस। क्या वो अलाउड होता है या डिसअलाउड? अगर डिसअलाउड होता तो हम तक तो अब तक कर दिए होते। वो अलाउड है। अलाउड कैसे है? पेज नंबर आप 12 पर जाएं, जो थ्योरी का दिया था क्वेश्चन। उसमें देखिए पॉइंट नंबर 14, वो कुछ एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं और डिसअलाउड हैं। तो जरा देखें, इफ देयर आर एक्सपेंडिचर लाइक द एक्सपेंडिचर ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, अंडरलाइन कर ले रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग ऑफ अपील, अंडरलाइन कर ले अपील। यानी अगर हम इनकम टैक्स प्रोसीडिंग, ये अपील क्या है? प्रोसीडिंग ही का तो पार्ट है, इनकम टैक्स प्रोसीडिंग का ही तो पार्ट है। रिटर्न दाखिल करना, अपील दाखिल करना, ये सब इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स खुद अलाउड नहीं होता, उसका इंटरेस्ट और उसकी पेनाल्टी वो अलाउड नहीं होती। लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम पर जो जुर्माना लगता है, पेनाल्टी वगैरह, वो भी अलाउड नहीं होती। प्रोसीडिंग्स के नॉर्मल खर्चे माने जाते हैं, वो अलाउड होते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? आया ना? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। Find out the gross income of Shri Shyamlal on the basis of the following particulars. Gross profit दिया है, interest on debenture दिया है, rent from house property यहाँ नहीं होना चाहिए था ये, इंटरेस्ट है, रिपेयर एंड रिन्यूअल है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, कंपनसेशन, लॉ चार्जेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन, नेट प्रॉफिट दिया है ना। इंटरेस्ट इंक्लूड ₹200 on loan taken for purchasing debenture of a company and ₹300 on taken for reconstruction of house property let out। क्या कर रहा है हाउस प्रॉपर्टी का भाई?
हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट तुम यहाँ पर डिडक्ट करोगे। अरे हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल जाओ ना, ठीक है ना। चलो दूसरा था एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट आर 40% ऑफ द रिपेयर एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस। चलो इसको भी तो पार्ट में बांट देंगे, जो अलाउड होगा अलाउड कर देंगे, बाकी डिसअलाउड कर देंगे। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 1200 ऑन हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, डेप्रिसिएशन हाउस प्रॉपर्टी का याद क्यों लिख रहे हो, उसको भी हटाओ। कंपनसेशन वाज पेड टू एन एम्प्लॉय हुज डिसमिसल वाज इन बिजनेस इंटरेस्ट, मैं पहले भी बता चुका हूं, अलाउ होगा। इंश्योरेंस इंक्लूड 30% ऑफ द फायर इंश्योरेंस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, हटाओ यहां से। 30% ऑफ द वर्कर्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलाउड होगा एंड द बैलेंस फॉर लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को भी हटाओ। लाइफ इंश्योरेंस भी हटाओगे, हाउस प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस हटाओगे, उनका इस हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। लॉ चार्जेस इंक्लूड्स ₹2000 रिलेटेड टू अ पिटीशन फाइल्ड अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द बैलेंस रिगार्डिंग सेल्स टैक्स अपील, ठीक है अलाउड होगा। अगर हमने किसी के साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और हम उसको फाइट कर रहे हैं, सू फाइल कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो अलाउड खर्चा होगा। क्योंकि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बिजनेस के इंटरेस्ट में होगा। एंड द बैलेंस रिगार्डिंग सेल्स टैक्स अपील, सेल्स टैक्स अपील का भी खर्चा अलाउड होता है, वो भी बिजनेस के इंटरेस्ट में ही माना जाएगा। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2000 गिवन फॉर इलेक्शन पर्पसेस, ना 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 37(2) भी मैंने तुम लोगों को एक सेक्शन अलग से लिखवाया भी था, मैंने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिखवाया और दिया हुआ है। किस पेज पर है, इसी पर ही है 37(2)B, पेज नंबर 12 पर जरा देखें। Expenditure in connection with advertisement in the newspaper etc of a political party, political party के एडवर्टाइजमेंट के लिए आप कोई भी एक्सपेंडिचर करेंगे तो डिसअलाउड होगा, ठीक है ना। The amount not debited to PL account, क्यों भाई दिवाली पर खर्चा क्यों डेबिट नहीं किए, खर्चे को खर्चा मानो। चोरी हो गई अलमीरा से 1500 रुपए कैश की, लॉस हुआ है तो डेबिट करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, कर दो। एक्सपेंसेस फॉर न्यू टेलीफोन, नई टेलीफोन लगवाए हो बिजनेस के लिए 2000 की, तो अलाउ करते ना, खर्चा कर दो उसको। जरा देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड व्हाट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रीवियस ईयर 13-14, असेसमेंट ईयर 14-15। जरा देखें रेंट कितना मिल रहा है, 36,000, हम यही एनुअल वैल्यू भी मान ले रहे हैं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है 36,000, क्यों, माइनस म्युनिसिपल टैक्स दिया है क्या कुछ, बोले भाई नहीं दिया है, क्या जाएगा ये नेट एनुअल वैल्यू, माइनस कर देते हैं क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, याद आया 10,800, माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या हमने कोई लोन लिया था, हाँ लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेजिंग डिवेंचर एंड 300 फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, कितना 300, क्लियर है। नीचे लिखा हुआ है रिपेयर एंड रिन्यूअल 40% हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्या मतलब है 40% है 50% है, बाकी तो हम यहाँ पर छूट किस लिए देते हैं 30%, उसी सब चीजों के लिए तो देते हैं, हाँ है ना। डेप्रिसिएशन में 1200 रुपए डेप्रिसिएशन, क्या मतलब है हमारे हाउस प्रॉपर्टी से तो कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस में इंक्लूड है 30% ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्या मतलब है, वो तो हमने छूट ले ली है 10,800 की पूरी उन्हीं सब खर्चों के लिए। बात खत्म। जरा बताएं कितना इनकम आया, 24,000 नहीं, ये मेरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड व्हाट, पीजीबीपी, बता सकते हैं क्या करें। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन प्रोफेशनल का है, क्यों, चलिए नेट प्रॉफिट ले ले, कितना आ जाएगा 1,30,000,
नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? अच्छा, इसमें से रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हटाओ। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 36,000। अच्छा, इसके बाद कुछ और भी हटेगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाँ अदर सोर्सेस का पार्ट है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ जाएगा? ये अदर सोर्सेस में कितना रुपया है? यहाँ क्या कर रहा है? खर्चों की बात करते हैं। इंटरेस्ट, इसमें फालतू का खर्चा जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट में। एक तो डिबेंचर का खर्चा है, वो हटाओ, क्योंकि जब डिबेंचर की इनकम यहाँ हिस्सा नहीं है तो उसका खर्चा क्यों हिस्सा बनेगा। प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। खर्चे को हटाएंगे कितने रुपए से? 200 से, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्लस 300 रुपए और हटाएंगे जो हाउस प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है। क्यों भाई? कितना? 300। अच्छा, expenses relating to house property let out 40% of the repair and renewal expenses, प्लस कर देंगे रिपेयर ऑन हाउस। क्यों भाई? 40% है, 880। चलो भाई, डेप्रिसिएशन में 1200 रुपए हाउस प्रॉपर्टी का है, तो डेप्रिसिएशन ऑन हाउस 1200 हटा देना। तो भाई कंपनसेशन वाज ए बिजनेस इंटरेस्ट, ठीक है। इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस टोटल 4200 है। इंश्योरेंस कितना है? इस 4200 में 30% जो है हाउस से रिलेटेड है 1260, और 30% वर्कर से रिलेटेड है, वो कुछ और आएगा। और बाकी बचा 40%, वो किससे रिलेटेड है? LIC प्रीमियम से रिलेटेड है 1680। हाँ यार, तो हम लोग इसको डिसअलाउ कर देंगे और ये अलाउड होगा, पक्की बात है ना। चलिए जरा, प्लस इंश्योरेंस ऑन हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 1260 प्लस इंश्योरेंस LIC प्रीमियम कितना है? 1680। बस काम खत्म। जितना डिसअलाउ करना था वो जोड़ दिया। लॉ चार्जेस, ठीक है, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्रिप्शन 2000 फोन का है, किसका है? सॉरी, इलेक्शन पर्पस के लिए। एडवर्टीजमेंट ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, पक्की बात है ना। कितना रुपया? 2000। द अमाउंट नॉट डेबिटेड, क्यों नहीं डेबिटेड? करो, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ओकेजन ऑफ दिवाली माइनस दिवाली एक्सपेंसेस, कितना रुपया है? 500 है। और क्या है? थेफ्ट ऑफ कैश, कितना रुपया है? इतना ही था। एक्सपेंसेस फॉर न्यू टेलीफोन, कितना रुपया आया? नेट प्रॉफिट कितना आया? लॉ चार्जेस का जो दिया है उसका ठीक तो है, क्या दिक्कत आ रही है? नीचे ये जो लिखा हुआ है 2000 क्या दिक्कत है हमको ये बताओ ना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है 2000, ठीक है। सेल्स टैक्स अपील के अगेंस्ट है, ठीक है, दोनों अलाउड है ना। दिक्कत क्या है इसमें? बताएं कितना है? 87,500 ये आ रहा है। और हम दिखा कितना रहे थे पीजीबीपी में? 1,30,000। नोट कर लें इसको। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में।